हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ रहे थे, इससे पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे स्थानीय शासन का इतिहास। हमने सबसे पहले सभा पढ़ा, सभा के बाद पंचायत शब्द आया, फिर लॉर्ड रिपन आए। 1882 में इन्होंने पंचायत के चुनावों की बात की, और फिर हमने इससे आगे बढ़कर बात फिर की कि 73वां 74वां मुकामी बोर्ड को इसे कहा गया, और 73वां 74वां संविधान संशोधन हम पहुंचे, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हमने ये भी देखा कि स्थानीय स्वशासन की बात यदि ग्राम पंचायतों के माध्यम से की जाए तो 1919 और 1935 भारत शासन अधिनियम इसमें प्रमुख हैं। इससे आगे हम देखें स्थानीय शासन में, तो भारत में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई व्यक्ति इस मामले में रहे तो वो कौन थे? गांधी जी थे। गांधी जी ने विकेंद्रीकृत शासन की बात की। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। गांधी जी ने विकेंद्रीकृत शासन पर जोर दिया, विकेंद्रीकृत शासन की बात की। विकेंद्रीकृत शासन क्या होता है, थोड़ा सा देख लें। मान लीजिए ये क्या है, कोई भी सेंटर है या संविधान है या सरकार है, यहां से सबको शक्ति मिले, सबको, तो ये कौन सी व्यवस्था कहलाएगी? विकेंद्रीकृत व्यवस्था कहलाएगी, जो भारत में पाई जाती है। सारी शक्तियां यहां आके एकत्रित हो रही हैं। इसको हम फिर से देखें, गांधी जी ने किस पर जोर दिया? विकेंद्रीकृत शासन पर जोर दिया। विकेंद्रीकृत शासन क्या है, इसको फिर से देखें हम, तो संविधान या सरकार है, सरकार से यहां राज्य सरकारों के पास गई शक्ति, राज्य सरकार के बाद स्थानीय शासन के पास गई, और फिर बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में ये बट गया। यानी कि शासन के स्तर यहां से यहां, यहां से यहां ऐसे चल रहे हैं। दूसरी ओर यहां शासन का कोई स्तर है ही नहीं, केवल एक स्तर है, और वो कौन सा है? केंद्रीकृत स्तर ही बचा है। अब इसको ऐसे देखते हैं, विकेंद्रीकृत शासन में मोदी जी जो दिल्ली में उनकी सरकार है, उनका मंत्रिमंडल, फिर दूसरे स्तर पर गहलोत साहब जो अपने मुख्यमंत्री हैं और उनकी सरकार है जो राजस्थान में है, और फिर स्थानीय शासन आप जानते ही हो, जिसमें जिला प्रमुख आता है, प्रधान आता है और सरपंच आता है। तो ये कौन सी व्यवस्था हो गई? विकेंद्रीकृत व्यवस्था हो गई। अब इसको दूसरा एग्जांपल देखते हैं। केवल और केवल मोदी जी ही होते, केवल और केवल कौन होते? मोदी जी ही होते, आगे पीछे कोई ही नहीं, तो ये व्यवस्था कौन सी व्यवस्था कहलाएगी? केंद्रीकृत व्यवस्था कहलाएगी। आपको याद रखना है, केंद्रीकृत व्यवस्था तानाशाही की सूचक ही होती है। इसमें व्यवस्था तो हो सकती है, किम जोन केंद्रीकृत व्यवस्था है, नीचे कोई नहीं है, कोई किसी प्रकार की संस्था नहीं है, केवल वही उनका मंत्रिमंडल ही पूरे देश का संचालन करता है। संविधान सरकार विकेंद्रीकृत की बात करें तो इसमें शक्तियों का क्या पाया जाता है? विभाजन पाया जाता है। एक बेस्ट शासन प्रणाली मानी जा सकती है। गांधी जी ने इसी बात पर जोर दिया कि विकेंद्रीकृत प्रशासन एक सफल प्रशासन है और विकेंद्रीकृत प्रशासन ही होना चाहिए, क्योंकि विकेंद्रीकृत प्रशासन में स्थानीय लोगों को मौका मिलता है, तानाशाही दूर होती है, और लोकतंत्र के लिए उचित माध्यम भी विकेंद्रीकृत प्रशासन ही है। इसमें आगे देखें, आपको पता है भारत में संघवाद है। क्या है? भारत में क्या है? संघवाद। और संघवाद को हम अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? यूनियन कह सकते हैं और फेडरेशन कह सकते हैं। ये दो शब्द हैं, जबकि यूनियन शब्द हमने अपनाया है। इसका अर्थ क्या है? राज्यों का संघ। राज्यों का क्या है? संघ, यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि सारे राज्य मिलकर क्या बनाएंगे? संघ बनाएंगे। संघवाद की परिभाषा क्या हुई? सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा, सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा,
क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। अब ये ऊर्ध्वाधर बंटवारा क्या है? फिर से वही, यहां पर क्या है? संविधान है। क्या है? संविधान है। संविधान से शक्ति किसको मिली? केंद्र को मिली। संविधान से शक्ति किसको मिली? राज्य को मिली। संविधान से शक्तियां किसको मिली? स्थानीय शासन व्यवस्था को मिली। अब आप देखें, केंद्र चाहकर भी राज्य पर दादागिरी नहीं कर सकता, क्योंकि पावर ऑफ कंट्रोल कहां है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान है। अगर हम राज्य की बात करें तो वो भी ना तो इधर दबाव डाल सकता है ना इधर दबाव डाल सकता है। इसकी जो पहले से निश्चित जो शक्तियां हैं वो संविधान में स्पष्ट उल्लेखित है कि राज्य ये होगा, इसका मुख्यमंत्री होगा, मंत्रिमंडल होगा, ये राज्य का कार्य निश्चित है। स्थानीय शासन का भी कार्य पहले से निश्चित है, केंद्र सरकार का कार्य भी पहले से निश्चित है। इसीलिए कार्य का विभाजन होने के कारण कहीं कोई दिक्कत हमारे यहां नहीं आती है। तो गांधी जी ने जिस विकेंद्रीकरण प्रशासन की बात की वो ये है कि शक्तियों का क्या होना चाहिए? बंटवारा होना चाहिए, सत्ता का एक स्पष्ट विभाजन होना चाहिए, वो ये नजर हमारे यहां आता है। फिर इसके बाद गांधी जी की बात देखें तो गांधी जी ने एक स्पष्ट वाक्य कहा कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। ये वाक्य कथन याद रखने हैं। ये क्या है? प्रसिद्ध कथन है, आपको याद रखने हैं। गांधी जी ने क्या कहा? भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? गांवों में निवास करती है, गांवों से संबंधित है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी मानते थे कि जो मुख्य भारत है वो क्या है? गांव है। और हमें विकास की जो धारा है, हमें जो शासन का जो रूप है, हमें जो शासन का जो मेन एजेंडा है वो कहाँ रखना है? गांवों के प्रति रखना है। गांवों के अगर विकास का हम जोर देंगे, नियम कानून बनाते समय हमारा फोकस गांव होगा, तो भारत को विकास करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन यदि हम गांवों से पिछड़ गए, गांवों को साथ हमने नहीं रखा और शहरीकरण को अपना लिया, तो हम पीछे हट जाएंगे, हमारा विकास विनाश की तरफ चला जाएगा और भारत पिछड़ जाएगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि भारत की आत्मा किस में निवास करती है? गांव में निवास करती है। फिर इन्होंने शहरीकरण का विरोध भी किया था। गांधी जी ने किसका विरोध किया था? शहरीकरण का विरोध किया था। अब यहां पर एक समस्या बहुत तगड़ी है। कुछ किताबें लिखती हैं कि गांधी जी शहरीकरण के क्या थे? समर्थक थे। अब यहां कंफ्यूजन हो गया। स्टूडेंट सोचता है सर ने बताया था शहरीकरण के विरोधी कौन थे? गांधी जी, यानी कि शहरों का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। उद्योगों का, बड़े उद्योगों का विरोधी थे। बड़े उद्योगों को भी क्या थे? विरोधी थे। मशीनीकरण के भी विरोधी थे। मशीनीकरण के भी विरोधी थे। कौन? गांधी जी। अब यहां पर कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है। कुछ किताबें जो बिना ऑथेंटिक हैं ऐसे ही छाप देती हैं, लेकिन वास्तव में क्या है मैं आपको स्पष्ट बताता हूं। बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं, उनसे जो रिजल्ट्स निकले और जो ऑथेंटिक किताबें हैं उनका जो सारांश है वो क्या है? शहरीकरण का विरोध गांधी जी ने किया, 100% किया, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। बड़े उद्योगों का विरोध किया, ये बात भी सत्य है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मशीनीकरण का भी विरोध किया। मशीनीकरण का मतलब होता है हर काम मशीन से ही हो, और आजकल तो हो भी रहा है। सब गैजेट्स ऑनलाइन हो रहे हैं, लाइट ऑनलाइन है, आपके मोबाइल ऑनलाइन है, आपके घर का सब आकलन आप कर सकते हैं, कंप्यूटर, सब कुछ डिजिटलाइजेशन है। इससे क्या होगा? अब आप देखें गांधी जी विरोध क्यों कर रहे थे, उसके बाद क्या था वो देखेंगे। शहरों का अंधानुकरण यदि होगा, शहरीकरण इट मस्ट बी कंपल्सरी, शहरीकरण होना चाहिए। डेवलपमेंट अच्छी चीज है, लेकिन किस चीज का डेवलपमेंट?
हमें बोलना नहीं आ रहा, हमें शिक्षा नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, केवल फैशन शहरीकरण नहीं होता, एक अंधा अनुकरण शहरीकरण नहीं होता। शहरीकरण का मतलब होता है एक सुनियोजित विकास होना, अच्छी सड़कें हो, बेहतरीन जिंदगी हो, बहुत अच्छी हॉस्पिटलाइजेशन हो, बहुत अच्छी शिक्षा हो, रोजगार के साधन हो, मानव सुरक्षित हो, मानव को स्वास्थ्य अच्छा मिले, पर्यावरण बहुत अच्छा हो, तो शहरीकरण नजर आता है। रोजगार के साधन प्रचुर मात्रा में हो, हर फैसिलिटी बहुत आसानी से मिले, तो शहरीकरण है। शहर में तो आ गए, फेफड़े खराब हो गए प्रदूषण के कारण, रोजगार मिला नहीं, कच्ची झुग्गी बस्तियां बन गई, तो शहरीकरण नहीं बर्बादीकरण हुआ। तो शहरीकरण का अंधा अनुकरण का गांधी जी ने क्या किया, विरोध किया। अब पूरी बात ना सुनकर आधी बात कभी नहीं सुननी चाहिए। गांधी जी ने शहरीकरण का विरोध किया, लेकिन अंधे अनुकरण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक है तो जरूर शहरीकरण होना चाहिए, लेकिन वो एक सुनियोजित शहरीकरण होना चाहिए। बड़े उद्योगों का विरोध किया, इसलिए किया क्योंकि चरखा जैसे छोटे उद्योग हैं वो स्वावलंबन की भावना बनाते हैं, लेकिन जैसे ही बड़े उद्योग आ जाएंगे तो ये बेरोजगारी को बढ़ाएंगे, ये पूंजीवाद को बढ़ाएंगे। पूंजीवाद का मतलब क्या है, अमीर लोगों का दबदबा समाज पर हो जाएगा, गरीब का मरना तय हो जाएगा, अमीर लोगों की दादागिरी आ जाएगी, और ठीक वैसे ही हालात हो जाएंगे जैसे अंग्रेजों के समय थे। फिर क्रांति होगी और वो सिस्टम बिगड़ जाएगा, समाज में एकता होनी चाहिए, समरूपता होनी चाहिए। इसीलिए बड़े उद्योगों का इन्होंने विरोध किया, लेकिन उन्होंने कहा जो अत्यधिक आवश्यक है या जिनके बिना समाज चल ही नहीं सकता, ऐसे बड़े उद्योगों को निसंकोच लगाना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मशीनीकरण का भी उन्होंने विरोध किया कि व्यक्ति का ज्यादा मशीनीकरण सही चीज नहीं है, लेकिन मशीनीकरण भी होना बहुत जरूरी है, इसका भी उन्होंने फिर बाद में समर्थन किया। इन तीनों चीजों का समर्थन गांधी जी करते थे, लेकिन तरीके के साथ, यानी कि एक व्यवस्थित कार्यक्रम होना चाहिए, अंधानुकरण नहीं होना चाहिए। ऐसी चीजें जिनकी आवश्यकता ही नहीं है, जिनके बिना काम चलाया जा सकता है, उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे आज बहुत सारी जगह अगर हम देखते हैं तो हमारे समाज में गुटखा किसी काम का नहीं नजर आता, तो ऐसे शहरीकरण या ऐसे आधुनिकीकरण से फायदा क्या, जो हमारे जीवन को क्या पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। सरकार बहुत सारे ऐड करती है, लेकिन सरकार को आमदनी मिल रही है, इसीलिए उस चीज को रोकना नहीं चाहती। बहुत सारे लोगों को पता है प्लास्टिक से कैंसर होता है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो शहरीकरण में प्रदूषण फैला रही हैं, उनका कोई ज्यादा यूज हमारे लिए नहीं है, फिर भी हम उनको कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शहरीकरण को रोक देंगे। तो ऐसे शहरीकरण का हमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। ऐसे ही बड़े उद्योग भी गांधी जी कहते हैं कि वे ही लगाने चाहिए जो समाज को आगे ले जाए, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो इस प्रकार से गांधी जी ने कहा कि स्थानीय लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भारत की आत्मा किस में निवास करती है, गांव में निवास करती है, और विकेंद्रीकरण प्रशासन आना चाहिए। अब यहाँ सवाल क्या क्या बने। पहला, गांधी जी स्थानीय स्वशासन के बारे में विचार प्रकट कीजिए। तो ये सारे विचार हैं, ये किसने कहा, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, तो गांधी जी ने ये बात कही। और गांधी जी का फोकस किसके विकास पर था, गांव के विकास पर था। एक प्रसिद्ध कथन आपको और ध्यान रखना है, गांधी जी ने कहा भारत का विकास तभी संभव है, भारत का विकास तभी संभव है जब अंतिम व्यक्ति का विकास हो जाए, यानी कि अंतिम गरीब व्यक्ति का विकास हो जाए, तब भारत का विकास माना जाएगा। सबसे पूंजीपति, मध्यम वर्ग, गरीब और उससे भी गरीब, यदि उस व्यक्ति का विकास हो जाए तो गांधी जी के अनुसार क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। तो गांधी जी एक बहुत बड़े विजन को लेकर चलने वाले इंसान थे। उन्होंने बहुत वास्तविक डेवलपमेंट की बात उन्होंने कही, और वास्तव में डेवलपमेंट होना भी ऐसा ही चाहिए। इसमें हम आगे देखें, गांधी जी के विचारों के बाद अंबेडकर जी और नेहरू जी के विचार भी हमें देखने चाहिए।
अंबेडकर जी और नेहरू जी के विचार। अंबेडकर जी ने संविधान सभा में ये बात स्पष्ट गौर करने की बात कही थी कि पंचायतों का बोलबाला होना चाहिए, या पंचायतों पर क्या देना चाहिए, जोर देना चाहिए। क्यों जोर देना चाहिए? क्योंकि इससे स्थानीय शासन जुड़ेगा, स्थानीय आम जनता की बात इसमें है। नेहरू जी ने भी इस पर जोर दिया, लेकिन दोनों ही इस बात पर नेहरू जी ने जोर तो दिया, लेकिन अति स्थानीयवाद के विरोधी थे। अति स्थानीयवाद के क्या थे? विरोधी थे। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक तो है स्थानीय व्यवस्था, यानी कि स्थानीय जो हमने सारी चीजें की, लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, लोकल लोगों को सारी व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। लेकिन ये बहुत ज्यादा व्यवस्था मिलने के क्या थे? विरोधी थे। इन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए। इससे होगा क्या? इससे होगा कि भारत में जात पात, भाषा, क्षेत्र, इस आधार पर क्या पाया जाता है? बंटवारा पाया जाता है। और यदि इस बंटवारे के आधार पर देश में कहीं ना कहीं स्थानीय शासन इतनी ज्यादा मजबूत हो गए, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? देश की एकता को क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा। यही बात अंबेडकर जी ने भी कही कि हमारे यहाँ भाषा, जाति, धर्म आधार पर बहुत ज्यादा गहरी खाइयां हैं, और ये खाइयां अभी मिटने वाली नहीं हैं, इनको मिटने में समय लगेगा। लेकिन यदि आज ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्थानीय शासन, स्वशासन बन जाता है, तो आने वाले निकट भविष्य में हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? इसको ऐसा समझते हैं, स्थानीय शासन बहुत पावरफुल हो गया, तो जो क्षेत्र पावरफुल हो जाएंगे वे बगावत करने लग जाएंगे, विरोध करने लग जाएंगे। जैसे पश्चिमी बंगाल की सीएम साहिबा ममता बनर्जी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का जब फोन आता है तो मैं रिसीव ही नहीं करती, जबकि प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट करना अनिवार्य है, क्योंकि प्रोटोकॉल में उनका पद बहुत ज्यादा ऊपर आता है। देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री जी की होती है, तो मुख्यमंत्री जी को उनका कॉल रिसीव करना चाहिए था, उनको रिपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन जैसे ही संपन्नता ज्यादा आती है, कहीं ना कहीं उसमें बंटवारा और खंडता पाई जाती है। यहां भी यही हुआ। यहां हो सकता था कि जाति पाति भाषा क्षेत्र के नाम पर हमारे यहाँ बहुत सारे जोन बन जाते, इलाके बन जाते और तनाव बढ़ता। जैसे जैसे लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो जाते इसके मामले में, तो वे सहयोग नहीं करते, राज्यों में खंडता नहीं बनी रहती, देश की अखंडता को नुकसान पहुंच सकता था। इसीलिए अति स्थानीयवाद का नेहरू जी ने विरोध किया। दूसरा, अगर आजादी का एजेंडा भी देखें, तो आजादी का एजेंडा भी हमें नजर आ रहा था कि हमारे यहाँ धर्म के आधार पर खाइयां पाई जाती हैं, जाति के आधार पर खाइयां पाई जाती हैं। यदि स्थानीय शासन को बहुत ज्यादा शक्तियां दे दी जाती हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आने वाले टाइम में ये खाइयां और नहीं बढ़ेंगी। इसीलिए अभी इसको पेंडेंसी करते हैं। स्थानीय शासन ठीक है, देना है, लेकिन अत्यधिक पावरफुल बनाना सही चीज नहीं है। तो यहां से ये दोनों विचारधारा इनकी भी याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि ये विरोधी थे, दोनों ही समर्थक हैं। अंबेडकर जी भी समर्थक हैं और नेहरू जी भी समर्थक हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने के समर्थक ये नहीं थे। क्यों नहीं थे? इसका स्पष्ट रीजन इन्होंने बताया कि भारत में जाति पाति भाषा धर्म के आधार पर बहुत ज्यादा अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, शिक्षा इतनी ज्यादा नहीं है, और उस जमाने में यदि पावरफुल व्यक्ति ऐसा बन जाए जो समाज विरोधी है, तो कहीं ना कहीं वो समाज का हित की बजाय क्या करेगा? अहित ही सोचेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या था? एक बड़ा एजेंडा था। अब इसमें आगे देखें तो राजस्थान बड़ा सौभाग्यशाली रहा। नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में
पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी, या यूं कहें उद्घाटन किया था। तो ये आपको याद रखना है। जगह डेट कौन सी थी? 2 अक्टूबर 59, इसीलिए 2 अक्टूबर को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है, आपको याद रखना चाहिए। 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन, 24 अप्रैल को, सॉरी 2 अक्टूबर गांधी जयंती भी है। 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी ने इसकी स्थापना की थी। कहा? राजस्थान। ये क्या है? राज्य है। नागौर क्या है? राजस्थान का एक जिला। और बगदरी कौन सा है? गांव है। गांव याद नहीं रहे तो आपको याद रखना चाहिए, ज्यादातर बड़े बड़े काम किसके नीचे होते हैं? बरगद के पेड़ के नीचे। और कैसे होते हैं? दरी बिछाकर ही तो मुहूर्त लगता है। तो अब याद रखना कि गांव कौन सा रहेगा? बगदरी, क्योंकि यहाँ भी मुहूर्त का ही काम हो रहा है, तो दरी तो बिछाएंगे ना, तो गांव का नाम क्या रहेगा? बगदरी नाम रहेगा। जगह कौन सी है? नागौर, राजस्थान, 2 अक्टूबर 59। और शुरुआत किसकी हुई? पंचायती राज व्यवस्था की हुई। कहां से? राजस्थान के नागौर बगदरी गांव से। और ये किसने की थी? तात्कालिक प्रधानमंत्री नेहरू जी ने की थी।